अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूं हसाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासियात। नाज़रीन अभी अगर हम देखते हैं तो पिछले एक हफ्ते के दौरान में पाकिस्तान के अंदर सियासी सतह के ऊपर या सियासी मैदान के अंदर तो वो हिलजुल ना हो सकी जो कि पिछले काफ़ी अरसे से जो पाकिस्तान के अंदर चल रही थी। लेकिन पाकिस्तान में सिक्योरिटी की जो बेस आप कह सकते हैं या आप ये कह लें कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का जो मैदान था उसके अंदर बहुत ज़्यादा हिलजुल रही। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो तहरीके तालिबान जिसको हम फितरतुल ख्वारिज का नाम दिया गया है, उनकी जानिब से पाकिस्तान के अंदर मुसलसल जो दरअंदाजी हो रही थी उसको थोड़ा सा शटअप कॉल दी गई। उसके बाद दूसरी जानब अगर हम देखते हैं तो जो फितरतुल ख्वारिज है उसने बीएलए के साथ कोलैब किया और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि अब हम बीएलए के साथ मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना शुरू कर देंगे। और उसके बाद हमने ये देखा कि जाफर एक्सप्रेस का एक वाकया हुआ और जाफर एक्सप्रेस का जो वाकया हुआ वो यकीनी तौर पे दिल दहला देने वाला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें वो जो है दहशत गर्दों को वो कामयाबी ना मिल सकी जो कि वो सोच के आए थे, ये वो प्लान करके आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सद अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके 2 दिन के बाद की अगर मैं देखता हूं तो दोबारा फिर एक इसी तरह का एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ नोशकी में, जिसमें जो था सर्विसेज की जो बसेस जो जा रही थी उनके ऊपर जो है एक खुदकश हमला किया गया और उसमें भी जो कैजुअलिटीज हुई। लेकिन अगर तमाम चीज़ों को अगर मैं देखता हूं तो हमारा जो हमसाया, अगर मैं थोड़ा थोड़ा सा पीछे जाता हूं, जब पाकिस्तान के अंदर जब एपीएस का सानिया हुआ था तो उस वक्त जो हमारा जो हमसाया मुल्क है उसके जो एंकर्स जो थे जब वो हमें उन्होंने अपने प्रोग्राम्स में लिया तो वो उनकी आंखों से आंसू रवा थे। यानी कि वो दिल उनका दुख रहा था, वो अपने जैसे हम लोग परेशान थे, हम लोग दुखी थे, उसी तरह वो लोग भी दुखी हैं। एक वो वक्त था, लेकिन आज क्या हुआ? जैसे ही जाफर एक्सप्रेस का मामला सामने आया तो इंडियन मीडिया की जानब से सिर्फ और सिर्फ बीएलए को सपोर्ट किया गया। नौशकी का वाकया आया, बीएलए को सपोर्ट किया गया और बीएलए की जानब से दी जाने वाली जो मन घड़त जो अदादो शुमार थे उनको ना सिर्फ बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई के थ्रू जो वीडियोस उन्होंने बनाई या तस्वीर बनाई या पुरानी जो वीडियोस जो थी जिन जो कि इररेलेवेंट वीडियोस थी उसको इस्तेमाल करके उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो किसी काबिल नहीं है और बीएलए जो है जो दहशतगर्द हैं वो इतने मजबूत हो चुके हैं कि उन्होंने आर्मी को निस्तो नाबूद करके रख दिया। इन चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया है भारत से अजय शुक्ला साहब ने। अजय शुक्ला साहब एक इंडिपेंडेंट वॉइस रखते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस रखते हैं। आप उनसे गुफ्तगू करेंगे और इस मौजू पे कि ये ऐसे कौन से मसाइल हैं या ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि इंडिया मीडिया चंद दिनों के अंदर ही इतना बदल गया है। जी शुक्ला साहब, कैसे हैं आप? जी नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत जो है रमजान की मुबारकबाद। जी जी सर, खैर मुबारक, खैर मुबारक। अच्छा शुक्ला साहब, जैसे मैंने इंट्रो में बात की और मैंने अभी आपसे बताया थे, तो सर ये इस दफा क्या हो गया? जो आप और मेरे जैसे लोग जो दर्द दिल रखने वाले हैं, पहले इंडियन मीडिया के ऊपर भी मौजूद थे, हम लोग अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन ये जो नई पौध आ रही है या इस जान के उनको इस तरह के बंदों को वहां पे रखा गया है या जो है वो बिल्कुल जो है आपका पॉलिसी चेंज हो चुकी है कि हमसाए को अगर कोई तकलीफ पहुंचेगी तो हमने उस पर खुशी मनानी है? नहीं, मैं समझता हूँ ये सोच आज भी कायम है कि इंसानियत कहीं पर भी मरती है, इंसान मरता है हम्म। तो उस पर तकलीफ होती है। वो चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे गाजा में हो, चाहे और कहीं हो, ईरान में हो, कहीं भी हो। हम्म। और मुझे लगता है ये चीज हर किसी में होनी चाहिए, चाहे हम हो चाहे पाकिस्तान के नागरिक हो, उन सब हम्म। में ये चीज होनी सही चाहिए। सही। तो जब ये तो हमारी असल में कल्चर को ही रिफ्लेक्ट करता है कि हम क्या सोचते हैं। लेकिन हम्म। आप आज जैसे मैं 2-3 दिन से अखबार जो पढ़ रहा था, हम्म। उन अखबारों में जो पढ़ रहा था उसके मुताबिक तो हमें लग रहा था कि आर्मी शायद वहां बिल्कुल उसका जो है जी, खत्म हो चुका नामो है निशान रसूख। खत्म हो गया, आर्मी का नामो निशान जी। खत्म हो गया। और हमें ये लग रहा था उन खबरों को पढ़ने के बाद में कि वहां की आर्मी और वहां के जनरल्स, वहां की गवर्नमेंट सब बिल्कुल किसी काबिल नहीं है। हम्म। तो जो उससे तो यही लग रहा था सही खबरों से। सही। लेकिन चूंकि अब हम सब अवेयर रहते हैं, इंटरनेशनल मीडिया से भी जुड़े रहते हैं, तो कई चीजें देखी तो हालांकि वैसा हालात तो नहीं
हमें समझ में आया, जो यहाँ हमने अखबारों में और टीवी चैनल्स की बहस में देखा या और जगह देखा। तो लेकिन निश्चित रूप से दर्दनाक हादसा था और इसके लिए हमें दुख है कि तमाम लोगों ने अपनी जानें खोई हैं। यह भी मैं जरूर कहूंगा कि जो घटनाएं हो रही तो निश्चित रूप से वो बलूच के लोग, उनकी भी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। जी जी बिल्कुल। और हमें उनके जो अपनी मांगे हैं उन पर प्यार से बैठ के बातचीत से हल जी निकालने की बिल्कुल दिशा में बिल्कुल। काम। जी अजय साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बल्कि ये जो चीज जो आपने अभी बात की है, ये तो हम लोग बहुत अरसे से ये बात करते हुए आ रहे हैं। लेकिन मेरा जो स्पेसिफिक पॉइंट है वो ये है कि देखें, अभी पिछले गुजरे अगर मैं 5 या 6 दिनों की बात करता हूँ, राणा अली जुहैब साहब भी हमारे साथ ही हैं, शुक्ला साहब। तो मैं और राणा साहब जो हैं वो बदस्तूर इंडियन चैनल्स के ऊपर तकरीबन 8 से 9 जो उनके आपके जो मीडिया हाउसेस हैं वो उन्होंने हमें लिया, और वो जो वहां पे जो बातें कर रहे थे या जो हमें वो फिगर्स बता रहे थे वो इतने बढ़ा चढ़ा के बता रहे थे जैसे वो खुशी मना रहे होते हैं। बल्कि मैंने तो उनको यहाँ तक भी एक प्रोग्राम में उनको ये कह दिया कि मैडम, जो फीमेल जो एंकर थी, मैंने उनको कहा मैडम हम यहाँ पे कैजुअलिटीज की बात कर रहे हैं, हम किसी एक्शन पैक मूवी की बात नहीं कर रहे कि जिस फिल्म के अंदर जितनी ज्यादा बॉडीज गिरेंगी उतनी ही ज्यादा वो फिल्म हिट होगी। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी तो यही कहने की कोशिश कर रहा हूं जी जी। कि यहाँ के मीडिया से हमें जो तस्वीर दिखी वो सही नहीं दिखी। मैं बड़ा ईमानदारी से स्वीकारता हूँ। सही। और ये पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर मीडिया बदला है वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। मैं खुद 14 चैनल्स का एडिटर इन चीफ था और उस दौरान मैंने तमाम सारी चीजें देखी। हम लोग तो ऐसा नहीं करते थे। राणा साहब हमारे साथ बैठते थे डिबेट पे, हम बिल्कुल खुली बात करते थे और सारी चीजें करते थे। लेकिन कुछ सालों में पूरा मीडिया प्रधान पीएमओ में बैठे एक शख्स जो है वहां से डायरेक्शंस देता है और वैसे ही चलता है। तो वो एक बड़ी समस्या है कि वहां कहीं आप सर ये जो कहीं चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड जो बनाया गया है, इन्होंने जो हिस्ट्री के ऊपर बनाया, जिसको कि मेजर गौरव आर्या जो हेड कर रहे हैं, क्या सर कहीं ये उसी की कारस्तानी तो नहीं है सारी? नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ एक चीज नहीं है। और एक चीज होती तो हम कहते कि हाँ यहाँ से ऐसे है और वहां से वैसे। वहां पर बड़ी मेरा भी है कि मिले मुझे रिश्तों का बेलौस प्यार। मेरे वो भी लोग हैं सही, लेकिन उसके साथ साथ और भी लोग हैं। पीएमओ से सीधे डायरेक्ट होता है। सही। मेरा भी है कि मिले मुझे रिश्तों का बेलौस प्यार। मेरे चीज को देखता है और उनकी ये बाकायदा इनकी पॉलिसी है कि पाकिस्तान अगेंस्ट जो भी खबर होगी उसको ज्यादा हाईलाइट किया जाएगा, और पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की दहशतगर्दी का कोई भी एजेंसी या कोई भी तंजीम जो वहां पे अगर मसरूफ होगी तो उसको एज अ हीरो जो पोर्ट्रेट किया जाएगा। और नहीं, मैं इसमें एक और चीज जोड़ दूं, ये वही नहीं है। अच्छा, ये चीज हिंदुस्तान के अंदर भी जो अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर जो हमले होते हैं उसमें भी उसी तरह की खुशी मनाई जाती है। ठीक ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, यहां पर भी ये स्थिति है कि जब खासकर मुस्लिम समुदाय पे जब हमले होते हैं या सिख समुदाय पे हमले होते हैं तो ऐसे खुशी मनाई जाती है। कहीं जिक्र नहीं हो रहा है कि अमृतसर में जिस तरीके से रॉकेट लॉन्चर से 2 हमले हुए, क्यों हुए, किसने किए, क्या है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में 4-5 घटनाएं हो गई हैं तो उन पर जिक्र नहीं। तो ये जरूर है, लेकिन उसमें खुश हुआ जाता है कि हाँ हमने उस मस्जिद पे हमला कर दिया, हमने इस पे हमला कर दिया, पाकिस्तान में ये हो गया। शायद ये एक नई रवायत शुरू हो गई है और इसने चिंता में डाल दिया है इंडियन मीडिया को। अच्छा सर, जो लोग सोचते हैं, जो लोग शुक्ला साहब आपका वक्त बहुत कीमती है। एक आखिरी क्वेश्चन सर आपसे। सर जैसे पाकिस्तान के अंदर एक अगर मैं 1980s की अगर मैं बात करता हूँ, 77 के बाद से लेके 1988 तक, तो पाकिस्तान के अंदर एक मजहबी जुनूनियत को जो था वो परवान चढ़ाया गया और जिसकी नतायज जो है हम आज भी भुगत रहे हैं। तो क्या सर ये जो हिंदुत्व का नाम लेके या जो उसका जो एक झंडा लहरा के मोदी साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने जो इंडियन जो कल्चर है या उनकी जो पूरा मुल्क है उसका जो फैब्रिक जो है उसको तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं,
सर सूनर और लेटर क्या मैं कह सकता हूं कि उसी तरह सिचुएशन वहां पे भी हो सकती है जैसे कि पाकिस्तान के अंदर हुई है सर? देखिए बिल्कुल दिशा में तो उसी ले जा रहे हैं। हम लोग तो ये बात कहते हैं सही। कि जिस राह पर कभी पाकिस्तान चल रहा था उस राह पर आप चलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये वैसे ही खेल है जैसे आजादी में। देखिए आजादी में जितना योगदान हमारे पूर्वजों का है उतना ही आपके है, सही, बुजुर्गों का है। बिल्कुल है, तो बिल्कुल है सर। स्वाभाविक सी बात है उस समय भी कोई मुस्लिम लीग बन के लड़ करके और बांटने की बात कर रहा था, कोई हिंदू महासभा और आरएसएस बन के बांटने की कोशिश कर रहा था। हमने दो मुल्क देख लिए, चलिए कोई बात नहीं, अलग हो गया। अब कम से कम दोनों मुल्क अपने अपने आगे बढ़े उसके लिए सोचे, उसकी बजाय एक दूसरे को खत्म करने के बारे में जो सोचने की पॉलिसी आई उसने बड़ा नुकसान किया। और पता नहीं अब पाकिस्तान में क्या माहौल है, लेकिन हिंदुस्तान में इस समय कुछ जरूरत से ज्यादा ही है। जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तब से जो धीरे धीरे फर्स्ट जब पहली बार वो जीते थे तो थोड़ा कम था, दूसरी बार से तो इस तरह से हो गया जैसे हम हिंदुस्तान के भीतर भी लड़ाई लड़ रहे हैं और पाकिस्तान से तो लड़ना ही है। तो ये हालात पे ठीक हो गया। अच्छा सर मैं यहाँ पे चले अभी थोड़ा सा मैंने कहा क्योंकि हमारे साथ एक दोस्त बैठे हुए हैं, वो है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के, और इंडिया की जानब से मुसलसल जो है इल्जाम ये लगाया जाता है कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जो है वो कलअदम जमात जो है वो हाफिज सईद साहब की जो है ना वो उनके छत्र छाया में चलती है। तो आपके जो मीडिया पे है जो भी अक्सर बातें हो रही होती तो इनकी जमात के ऊपर सर बहुत ज्यादा जो है ना वो तीरों की बारिश हो रही होती है। तो वो मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, तो वो आपसे कोई क्वेश्चन करना चाह रहे थे जी। इनका नाम है तलहा हंजला हमाद साहब हैं और ये इनके स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के। जी हंजला भाई। जय शुक्ला साहब, हेलो। उम्मीद है मेरी आवाज आपको आ रही होगी। जी हेलो, आ रही है। मैं आपकी बात बड़े गौर से सुन रहा था। आप फरमा रहे थे कि यानी भारत में भी एक ऐसी वेव बढ़ रही है कि मामलात अब खतरनाक होते जा रहे हैं, और बलूचिस्तान वाले मामले पे इंसानी हमदर्दी का आपने इजहार किया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस बात पे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक ऐसा हिस्सा है जिसके ऊपर कोई ना यूएन की करारदाद है, ना वो दुनिया में कहीं मुतनाज़ा खित्ता है। और अगर ऐसे खित्ते के ऊपर कोई गैर मुल्क का मीडिया या गैर मुल्क के लोग अपनी राय जनी करेंगे, अपना ओपिनियन देंगे, तो ये सीधी सीधी पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत है। मैं जवाब देने से पहले ये ज़रूर चाहूँगा कि इसको कश्मीर से रिलेट ना कीजिएगा, क्योंकि कश्मीर वाज़े तौर पर एक अक़वाम मुत्तहिदा में भी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक एक मुतनाज़ा खित्ता है। अपने अपने मौक़िफ़ हैं, भारत का मौक़िफ़ है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। हाँ, अलबत्ता अगर पाकिस्तान में बैठ के हम आसाम पे या इस किस्म के मामलात में करें तो वो मुदाखलत होगी। क्या कहते हैं आप, क्या ये खुली मुदाखलत नहीं है? देखिए मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि इंसानियत की हम बात करें और सबकी बात करें तो हम फिर निश्चित रूप से किसी के मुल्क में किसी को दखलंदाजी करने का हक नहीं है, उस पर कहीं कहीं घुसने का हक नहीं है, कोई ऐसी हरकतें करने का हक नहीं है। तो ये बात दोनों पे लागू होती है। जी जी बिल्कुल। यदि इस आप भले कहते रहे कश्मीर आपका है, कश्मीर जो है हिंदुस्तान का हिस्सा बन चुका है। सर हम नहीं कहते कश्मीर हमारा है, हम कहते हैं कश्मीर कश्मीरियों का है। तो मैं वही कह रहा हूं, सुन लीजिए, मैं वही कह रहा हूं। और इसी तरह बलूच आपका हिस्सा बन चुका है, हमें वहां नहीं बोलना चाहिए, आपको हमारे यहां नहीं बोलना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि जो स्थितियां हैं उन्हें हम कैसे बराबर करके हम दोनों आगे बढ़े, और दोनों भाई, छोटे भाई बड़े भाई जो भी मानिए, हम दोनों दुनिया में अपना झंडा लहराएं। क्यों हम आपस में ही लड़के? बिल्कुल ठीक, आपने बहुत शुक्ला साहब आपने बहुत जबरदस्त बात की। सर मुझे बार बार ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले राणा जोहेब साहब, सर आपसे एक क्वेश्चन सर राणा साहब जरा क्विकली। अजय सर बहुत शुक्रिया आपका, माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपने बातें की हैं हमेशा की तरह। लेकिन मसला सिर्फ एक वही है जिसका जवाब आप ऑलरेडी दे भी चुके हैं कि ये मेरा सवाल आपसे ये है कि ये चेंज कैसे होगा। ये जो भारतीय मीडिया का एक मौक़िफ़ है, या जो भारतीय मीडिया इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी बात होती है उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, तो आपके नज़दीक इसको कैसे कम किया जा सकता है? देखिए इसको तो हम ही लोगों को, हमारी समस्या है, हम ही को हल करना है, और इसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। मैं आपके सामने बैठा हूं
और राणा साहब आप जानते हैं उस वक्त से हम लोग लंबे अरसे से दोस्त हैं। जी बिल्कुल। और आप एक चीज समझ लीजिए, मैंने उस मीडिया को अलविदा कहा एग्जैक्टली। जो मीडिया इस तरह की नफरत फैलाता था। मैं तो इतनी भारी भरकम सैलरी वाला, इतनी सुविधाओं वाला सब कुछ जॉब पे था, मैंने सब छोड़ना मुनासिब समझा, लेकिन गलत करने से इनकार किया। तो मैं समझता हूं कि हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो लड़ रहे हैं कि अमन चैन के साथ देश में भी रहिए, देश के बाहर भी अच्छे रिश्ते बनाइए, लड़ाइयां खत्म कीजिए और इंसानियत के साथ सब आगे बढ़िए। और कम से कम हिंदुस्तान और पाकिस्तान सबसे आगे बढ़े, क्योंकि हम दोनों असल में तो भाई हैं। सही, बिल्कुल और ठीक ऐसी है, स्थिति में बिल्कुल सही। यही उम्मीद जी जी, करते हैं। शुक्ला साहब, आपका सर बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त आपने बात की। बेसिकली हम दो भाई ही हैं, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई है, लेकिन दरमियान में जो नफरतें बोने वाले हैं, जो तफरका डालने वाले हैं, उन लोगों को बेसिकली हमें ना सिर्फ आइडेंटिफाई करना चाहिए बल्कि उनका हमें मुहासबा भी करना चाहिए। लेकिन क्या करें, मजबूरी ये है कि सर आप और मैं, हम लोग जर्नलिस्ट हैं और तफरका फैलाने वाले लोग जो हैं वो इस वक्त सत्ता में है, पावर में है। मुझे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। नाजरीन, जैसे हम ब्रेक से वापस आए तो हम जो है वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, बलूचिस्तान से हमारे रिप्रेजेंटेटिव, और उसके साथ साथ हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हमें स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे यहाँ पे बात हो रही थी और भारतीय जो सहाफ़ी हैं उन्होंने बड़े खुले अल्फाज में ये बात कही है कि इंडियन मीडिया का जो इस पूरे सिचुएशन में या उस पूरे टाइम के अंदर जो उनका किरदार था वो इंतहाई नेगेटिव किरदार रहा, और वो इस बात से थोड़े से रंजीदा भी थे, थोड़े नहीं बल्कि ज़्यादा काफ़ी रंजीदा थे कि इंडियन मीडिया को इस किस्म के काम नहीं करने चाहिए और ना ही उनको इस डगर पे चलना चाहिए कि अगर हमसाये में कहीं पे कोई गम हो तो उसको इंजॉय करें। लेकिन उनमें साथ में उन्होंने एक चीज़ और भी बताई कि इंडियन मीडिया जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में ही किसी किस्म के नुकसान के ऊपर या अमवात के ऊपर खुशी नहीं मनाता, बल्कि वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी कम्युनिटी के ऊपर अदर देन हिंदू कम्युनिटी के ऊपर अगर किसी किस्म का कोई हमला होता है, वहां पे कोई कत्ल किया जाता है उनका, तो उस पर वो खुशी मनाता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको डेफिनेटली इस बात को देखना चाहिए कि जमहूरियत का अलम बरदार होने के जो नाम लेवा हैं वो क्या हैं और क्या काम कर रहे हैं। खैर है, अभी हम आते प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, और इसके अंदर जैसे मैंने पहले आपसे बात की थी कि हमें वीडियो लिंक के ऊपर ज्वाइन अभी किया है नईम करीम साहब ने, जो कि मुस्लिम लीग नून के रिप्रेजेंटेटिव हैं बलूचिस्तान से, और कोयटा में ये रहाइश पजीर हैं। उसके साथ साथ हमें स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हंजला हमाद साहब, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव है, चौधरी उमर जुल्फकार साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और राना अली ज़ुहैर साहब हमारे साथ तजियाकार मौजूद हैं। जी अपना सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है वो तो नईम साहब से है। नईम साहब, अभी हमने देखा गुजरे 2 यौम पहले कि DGISPR जो थे उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें बाकायदा तौर पे बताया गया कि जनाब ये इंटरनेशनल एक साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें उन्होंने हमें फैक्ट्स एंड फिगर बताए और कहा कि ये अफगानिस्तान से बाकायदा तौर पे इसकी कड़ियाँ जाके मिलती हैं, और अफगानिस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं उनको फंडिंग जो है वो हमारे जो हमसाया मुल्क है भारत है वहाँ से हो रही है। वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कब हुई? प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जाफर एक्सप्रेस के साहने के फौरन बाद में, लेकिन 2 दिन के बाद सर एक सानिया हो गया और लोग अपनी जान से गए, और पाकिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान के जवान जो थे उन्होंने अपना खून जो है वो सरजमीन को दिया। सर ये क्या बात हो रही है? क्यों हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं उसको बर वक्त उसको टैकल नहीं कर सके? हमारी जो मैनेजमेंट है, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं जैसे आप लोग हैं वहां पे मौजूद हैं, वो सर क्यों नहीं इन चीजों को देख पा रहे? सर बात थोड़ी सी डायनामिक समझने की है ना बलूचिस्तान के माशाल्लाह हमारे फौज पाकिस्तान भी और हमारी इंटेलिजेंस भी आपको पता है हाई उसके ऊपर मानी जाती है पूरी दुनिया के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है हमारा कि ये बिल्कुल टॉप के ऊपर आते हैं ये इंटेलिजेंस के अंदर भी और एक्शन के ऊपर भी।
असल में जंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जो मुझे मेरा अपना तज्जिया है कि जो दूसरी तरफ से ये नारा लगाया जा रहा है कि जी हम तो जंग में हैं, हालत जंग में दूसरी साइड के जो दहशतगर्द अपने आप को कह रहे हैं और जो बलोचिस्तान के दावेदार हैं वो तो अपना ऐलान कर चुके हैं जंग का। तो हमें हमारी फौज को, हमारे मुल्क को, हमारी कौम को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वाकई ये जंग है और इसको एज ए जंग ही हमें लड़ना पड़ेगा। इसको अगर हम वही बयानात की हद तक रखेंगे, हम इसको सियासी एक मसला बना लेंगे, हम सियासी नंबर स्कोरिंग के लिए इसको इस्तेमाल करते रहेंगे, मैं समझता हूँ ऐसे हल नहीं होगा। नहीं, हमने इसको लेट कर दिया, हमने एक्शन लेते लेते बहुत लेट कर दिया, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। अभी जाफर एक्सप्रेस, उसके बाद ये इससे पहले भी एपिसोड हो चुके हैं ना, ये जाफर वाला एपिसोड रिपीट है उस एपिसोड का जो कि रेलवे स्टेशन पे हुआ कुछ अर्सा पहले, कोयटा स्टेशन, बिल्कुल हुआ। और उसमें भी टारगेटेड जो लोग थे वो यही थे, और अभी भी जाफर एक्सप्रेस पे भी जो टारगेट जो लोग थे वो यही थे, क्योंकि लोग जाते हैं वहां से, पाकिस्तान के लोग निकलते हैं, छुट्टियों पे जाते हैं, अपने बच्चों के साथ निकलते हैं, लेकिन वो इंटेलिजेंस इतनी हमारी कमजोर तो नहीं है, लेकिन बात है कहीं ना कहीं से तो लीक हो जाती है। रेलवे से टिकटें इशू होती हैं, पास इश्यूज होते हैं, स्पेशल पासेस होते हैं, तो इतनी चीजें ऐसी नहीं है कि इसको हम कवर करते, लेकिन वो लीकेज हुई और ये पता चला, वो उसमें ज्यादा जो लोग थे वो वही थे हमारे पास। बात वर्दी की या बगैर वर्दी के नहीं है, पाकिस्तान की बात हो रही है, हमला पाकिस्तान के ऊपर है, किसी इंडिविजुअल के ऊपर नहीं है, ये किसी पंजाबी के ऊपर नहीं है, किसी बलोच के ऊपर नहीं है। हम बात करते हैं कि जी बलोच इसको ये कर रहे हैं, बलोच नहीं कर रहे, ये कोई और लोग हैं। वो वही बात है इंडिया वाली बात हम कर रहे हैं, ये 100% क्या, मगर 200% इन्वॉल्वमेंट उनकी है। रमजान शरीफ के अंदर इस तरह रोजादार बच्चों को, औरतों को, रोजादारों को इस तरह मारना, शहीद करना, मैं समझता हूँ किसी मुसलमान का काम नहीं हो सकता, चाहे वो तालिबान ही हो, कोई भी हो। इनके पीछे हाथ जो है वो इंडिया का है, 100% उनकी इन्वॉल्वमेंट है। मैं समझता हूँ कि हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इस चैलेंज को लेना पड़ेगा, और हम इसका जवाब भी दे सकते हैं। हम ये भी नहीं कहते बहुत कमजोर बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज पाकिस्तान इतनी ताकत रखती है कि इसमें अपना नईम साहब, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि फौज पाकिस्तान या हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके अंदर उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर हम कोई शक नहीं है। उन्होंने इस बात को प्रूव भी किया है, और हर जगह पे, हर मैदान में, हर मुल्क के अंदर उन्होंने जाके इस चीज को प्रूव भी किया है। लेकिन सर बेसिकली बात, मेरा जो क्वेश्चन ये है कि वहां पे जो मौजूद पॉलिटिशियंस हैं, क्या वो अवाम की जहन साजी इस तरह नहीं कर पा रहे अभी तक कि वो जो 2% या 1% जो सरमचार हैं उनको किसी तरह भी पेनिट्रेट ना होने दिया जा सके? रानी साहब, बात ये समझने का पॉलिटिशियंस से मुराद क्या ले रहे हैं? वो पॉलिटिशियंस जो असेंबलीज के अंदर बैठे हैं या पॉलिटिशियंस जो वाकई ऑन ग्राउंड पे बैठे हैं? सर, सारे के सारे सर देखिए, जो पॉलिटिशियन असेंबली में बैठे हैं वो जो ग्राउंड में काम कर रहे हैं, उन्हीं के बलबूते पे, उन्हीं की मेहनत से वो असेंबली में पहुंचे हुए ना सर। सर जरा फर्क है थोड़ा सा, मेरा इससे मैं इख्तिलाफ जरूर करूंगा। मैं बेशक अपनी पार्टी के उस पर बैठा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ जरूर करूंगा कि इस दफा जो हकीकी नुमाइंदे हैं ना, हम समझते हैं कि एक तो उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा इन सारे मामला के अंदर भी, हमेशा से जो होता आया है, जो हकीकी नुमाइंदे, जो कौमों के वाकई सरदार हैं, नवाब हैं, जिनके हाथ में ये कौमें हैं, ये लोग हैं, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा। मेरा पहले भी होता है कि पहले डायलॉग्स के थ्रू इन चीजों को हल करना चाहिए, और उसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव लोग हैं वो हैं जो वहाँ के उन कौमों के सरदार नवाब हैं। मेरा भी है कि मिले मुझे रिश्तों का बेलौस प्यार, मेरे एक पेज पे नहीं है। जो असेंबलियों में बैठे हैं या जो ऑन ग्राउंड बैठे हैं, थोड़ा सा इनके अंदर आपका पॉइंट आ गया। मेरा भी है कि मिले मुझे रिश्तों का बेलौस प्यार, मेरे हुकूमत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। अपना चौधरी उमर साहब, जरदारी साहब जो है वो तो मफाहमत के बादशाह है, और जितना मर्जी टेंस सिचुएशन हो, जितने मर्जी बुरे हालात हो, और जरदारी साहब जो है वो तो बल्कि वो उनके बारे में मशहूर है कि वो खुद कहते हैं कि यार मैं कोई बात नहीं करता, मैं आगे आगे सिर्फ जाके हाथ जोड़ता हूँ और लोग मेरी बात मान लेते हैं। तो सर ये अभी तक क्या पीपल्स पार्टी जो है वो तमाम के तमाम धड़ों को, चाहे वो नाराज हैं, चाहे वो दहशतगर्द हैं, चाहे वो जैसे अभी नईम करीम साहब ने बात की है कि नईम करीम साहब जैसे भी लोग हैं, कि आप लोग अभी तक जो है वो इन धड़ों को आपस में क्यों नहीं मिला के बैठा सके? सर पहली बात तो ये है कि धड़े जो उनसे हैं, दहशतगर्द हमारा धड़ा नहीं है, दहशतगर्द अलहदा है, दहशतगर्द हमारा धड़ा नहीं है, दहशतगर्द बिल्कुल अलहदा है, उनके साथ हमारा कोई तल्लक नहीं है। हमारा जो मामला होगा, सियासी पार्टियां सारी मिलके हम उसको टैकल करेंगे। जरदारी साहब ने जो कहा है, जो कह रहे हैं, वो इंशाल्लाह करेंगे, हर मामला वैसे ही होंगे। ठीक हो। अच्छा, ये जो आपकी बात की, आपने कहा कि दहशत, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि दहशतगर्द जो है वो उनका कोई दीन है, ना कोई ईमान है, और किसी भी मजहब के अंदर दहशतगर्दी की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती। लेकिन अभी जैसे नईम करीम साहब ने कहा है कि जी एक जो एग्जैक्ट जो फोरम है या एग्जैक्ट पॉइंट है वो जो है उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। तो राणा साहब, आप क्या समझते हैं कि एक्चुअल जो वॉइस ऑफ बलोचिस्तान है वो कौन है, जिसके बारे में
जो है वो करीम साहब जो है वो थोड़ा सा इशारा दे रहे हैं, कहीं ये उन सदारों के बारे में तो नहीं बात कर रहे जो कि एक अभी तक स्टेट से जो जिनको उनको वो फंड मिलता है लेविस का और बाकी, और उनको बाकायदा करोड़ों के फंड मिलते हैं और वो पैसे वहाँ पे इकट्ठे नहीं, यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होते, और वो पैसे सारे के सारे बैरून मुल्क जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और सरदार सिर्फ यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका दुरानी साहब। देखें, मैं नईम साहब की बात से मुतफिक हूँ कि होता आप उन्होंने सिर्फ बलूचिस्तान की बात की है ना, हमारे यहाँ पंजाब में भी चले जाएं, आप KPK में भी चले जाएं ना, तो आपको यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हालात मिलेंगे। हालात ये है कि हकीकी, उनका मतलब है कि हकीकी लीडर वो है जो लोगों के साथ जिनका ताल्लुक है, जिनके कंधों पे चढ़ के, तो ये जो बाहर के इलेक्टेबल्स हम जिनको कहते हैं उनको असेंबलीज में जाके बिठा दिया जाता है। मैं उनकी बात से मुतफिक हूँ कि जो असेंबली के अंदर के पॉलिटिशियंस हैं उनकी सियासत अलग है, उनके मफादात अलग है, लेकिन जो ग्राउंड पे लोग बैठे हैं उनके मफादात और उनकी जो सियासत है वो सेपरेट है, वो अवामी सियासत करते हैं। वो अगर किसी को कोई मसला है किसी पुलिस स्टेशन में, किसी उसमें पटवार खाने में, तो वो उनके साथ चलते हैं, एज कम्पेयर टू किसी MP या MNA से आप बात करके देखें, वो आपकी जान को आएंगे कि जी हमें ये इस तरह के मामला ना बताएं। देखें, ये बलोचिस्तान के खुदा, अब ये बदकिस्मती कह लें या कुछ भी कह लें कि बलोचिस्तान की सियासत, बलोचिस्तान की हुकूमत का फैसला जो है ना वो अवाम के नुमाइंदों से फैसला नहीं होता। आप मुझे ये बताएं कि ये जो हमारे साबिक चेयरमैन सेनेट थे सादिक संजरानी साहब, चेयरमैन सेनेट बनने से पहले, उनकी अनाउंसमेंट से पहले उनको कौन जानता था? मैं नहीं जानता था, आप नहीं जानते। 12 साल मुझे हो गए हैं सहाफत में। तो क्या है कि बलोचिस्तान में दरअसल हुकूमत पकड़ाई उनको जाती है, अगले लोगों को तो पता भी नहीं होता कि हम MPO बनने वाले हैं, हम सेनेटर बनने वाले हैं, हम MLA बनने वाले हैं। हम तो सर काकड़ साहब को भी नहीं जानते थे। एग्जैक्टली, अनवारुल हक काकड़ साहब जब वजीर आजम बने तो हमें पता चला वो कोई अनवारुल हक काकड़ के नाम का कोई बंदा भी मौजूद है और वो बलोचिस्तान से हैं। तो यहाँ पे बलोचिस्तान के वो हालात हैं। देखिए, जो BLA के लोग हैं उनके साथ बातचीत अब नहीं हो सकती है। देखिए, आपको याद होगा कि जब APS हुआ था उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने बकायदा कहा था नो गुड तालिबान एंड नो बैड तालिबान। बस उन्होंने कहा था एक ही है, अब एक ही है, एक यार्डस्टिक है और फौज ने था उसको साबित किया था कि यार्डस्टिक एक ही है। और इस वक्त बलोचिस्तान के अंदर देखिए, मैं राणा सनाउल्लाह साहब की वो पढ़ रहा था स्टेटमेंट, उन्होंने कहा जी किसी बड़े उसके ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, किसी एक्शन की जरूरत नहीं है और ना हम करने जा रहे हैं। तो भाई जरूरत नहीं है तो एक दिन आपकी ट्रेन पे अटैक हो जाता है, 48 घंटे लगते हैं, आप इंटरनेशनल मीडिया का तमाशा बन जाते हैं और उसके बाद 2 दिन के बाद आपके फिर अटैक हो जाता है और अभी भी आप कह रहे हैं कि वहां पे किसी बड़े ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, राणा साहब इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, क्योंकि अभी जब ये हुआ था असेंबली के अंदर और अपना बलूचिस्तान असेंबली के अंदर जो बात हो रही थी और वहां पे जो रिप्रेजेंटेटिव थे इन्हीं के बलूचिस्तान के, वो अपनी असेंबली बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि ये मत समझे कि रियासत कमजोर है, ये मत समझे कि फौज कमजोर है, सिर्फ मसला ये है कि रियासत जो है लिहाज कर रही है। माइट भी उसी रेफरेंस से जो है राणा साहब ने ये बात की। मेरी बात सुनो दुरान साहब, मैं इसको थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। गुजारिश ये है कि देखिए, ऑपरेशन करना है फौज ने। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो फौज के खिलाफ नफरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो जरा सी भी हरकत करते हैं ना, तो वो उनको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर देते हैं। ये और उस चीज को सामने रखते हुए फौज जो है वो भी थोड़ा सा सोच रही है कि हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन इस टाइम पे आपकी शो के तवसत से सारी दुनिया, बल्कि पूरा पाकिस्तान आज अगर फौज ऑपरेशन का फैसला करती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुखालफत करेगा इसकी। बिल्कुल ठीक है, सब उनके साथ खड़े होंगे, सब जमातें साथ, सब जमातें बिल्कुल साथ, बिल्कुल ठीक हो गया। अपना हंजला साहब, हंजला भाई, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, आपकी जमात का बेसिकली एक्चुअल वर्जन क्या है इस पूरे सिनेरियो के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब, सबसे पहली बात यह है कि बलूचिस्तान में जो इस वक्त हालात दरपेश हैं, वो कहते हैं कि हादसा यकदम नहीं होता, बड़ा वक्त लगता है उसको बनने में। तो ये बड़ा आहिस्तगी से ये पनपते रहे हैं हालात। और बड़े, मुझे याद है 2013, 14, 15 में जब हम बलूचिस्तान जाते थे, वहाँ के तालीमी इदारों में, वहाँ के तलबा से, वहाँ के टीचर्स, प्रोफेसर से हमारी गुफ्तगू होती थी, बहुत सी कड़वी कसीली भी उनसे हम सुनते थे और उनमें से कुछ बातें मबनी पर हक होती थी, ज्यादातर मबनी पर प्रोपेगेंडा होती थी। लेकिन हमें एक चीज का एहसास बड़ी शिद्दत से होता था कि उन नौजवानों को सुना नहीं गया। मैं वहाँ के लोगों से पूछता था कि अगर बलूचिस्तान के आज ये हालात हैं तो ये क्यों हैं? तो ज्यादातर लोग, मैं बलोच लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ, जानता हूँ कि बलूचिस्तान 2 बेल्ट पर मुश्तमिल है, जिसमें एक पश्तून बेल्ट है और एक बलोची बेल्ट है। मैं बलोच बेल्ट की बात कर रहा हूँ जो कि कोयटा में कम है लेकिन कोयटा में मौजूद है। तो बलोच बेल्ट के लोग ये कहते थे कि अगर वफाकी हुकूमत जिम्मेदार है तो उससे कहीं ज्यादा हमारे नवाब जिम्मेदार हैं। ये आपका वैलिड पॉइंट आ गया, आपका वैलिड पॉइंट। नईम करीम साहब, क्योंकि आप इस वक्त ऑन ग्राउंड है, आप ग्राउंड पे मौजूद हैं सर, ये जो भी इन्होंने बात की है
तो सर यही बात को अगर मैं आगे लेके चलता हूं, हमें ये बताया जाता है कि ये बलोच जो है वो नाराज है क्योंकि उनकी उनकी बात सुनी नहीं जाती, और हमेशा सारे का सारा मलबा जो है वो स्टेट के ऊपर, यानी कि आप वफाक के ऊपर, पंजाब के ऊपर, सिंध के ऊपर और केपीके के ऊपर डाल दिया जाता है। लेकिन एक्चुअल जो जो कल्प्रेट्स हैं उनके बारे में बात क्यों नहीं हो रही सर यहाँ पे? सर बात वही है ना, देखें हम दो हमने नुमाइंदे बताए ना, एक जो अंदर बैठे हैं, सब भाइयों ने इसी बात में राय है सबकी, एक जो अंदर बैठे हैं और एक ऑन ग्राउंड पे बैठे हैं। हाँ। बात ये है कि आपके पास फंड्स आते हैं, बजट्स आते हैं, अगर ये स्कूलों पे लगाए जाएं, हेल्थ के ऊपर लगाए जाएं, यूनिवर्सिटियां बनाई जाएं, तो ये जो हम जिन नौजवानों की बात कर रहे हैं भाई मेरे, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि 13, 14, 15 की बात कर रहे हैं। हमारा 13, 14 के अंदर पाकिस्तान का झंडा नहीं लग सकता था स्कूल के ऊपर, पाकिस्तान का तराना वहाँ पे नहीं होता था। ये भाई को पता होना चाहिए कि लोगों ने वाकई उन दिनों में बातें इनके साथ जरूर की होंगी। ये हम जो इसासे में रूमी जो अंदर आई है वैसे नहीं आई है सर। ये 15 साल लगे थे नवाब भुट्टी साहब की शहीद होने के बाद बलूचिस्तान के हालात को दोबारा ठीक करते हुए, और अब जो हालात बने मुझे लगता है 30 साल मजीद लगेंगे हमें दोबारा से वापस जाने के लिए। ये तासुब जो है ना हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा बलूचिस्तान है तो ठीक है, पाकिस्तान आप है। जी सर जी एक बात सिर्फ मेरी जरूर ऐड कर दी है कि अगर बलूचिस्तान है तो पाकिस्तान है, ये जरूर रखिएगा। ये लोग कहते हैं बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, हाँ। ये कभी नहीं हो सकता। नहीं सर, ये तो पॉसिबल, ये तो पॉसिबल, ये तो ना अजीब सी वो कहते हैं दीवाने का ख्वाब वाली बात हो रही है ना कि अगर बलूचिस्तान को सब भारतीय प्रोपेगेंडा ना, ये सर देखिए बेसिकली ये कहते हैं कि बलोचिस्तान अलहदा हो जाएगा, ये तो इंडियन प्रोपेगेंडा हुआ ना, क्योंकि वो भी दिन रात यही कहते हैं। जी वो पॉसिबल, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान है तो पाकिस्तान है, बस यहाँ पे बात हम एंड कर देते हैं। बात ये है कि ये लोग उनके इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, बिल्कुल हैं, ये इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जिस तरह इनके पास फंडिंग आती है, जिस तरह इनके पास बजट आते हैं, उस तरह लगाए नहीं जाते। मैं तो ग्राउंड देखता हूँ, बाकी शहरों को तो हम छोड़ दें। मैं तो कोयटा को, आप कभी आए कोयटा के हालात आपको दिखाऊं, कोयटा के हॉस्पिटल्स आपको दिखाऊं, कोयटा की यूनिवर्सिटियां मैं आपको दिखाऊं, स्कूल्स आपको दिखाऊं सर। कोयटा का मिजान चौक देख लें सर, लगता ही नहीं है कि एक सूबाई दारुल हुकूमत के शहर का एक मेन चौक है। कोयटा का ये आप जिस दरा की बात कर रहे हैं, दरा बुलान जिसकी बात हो रही है, जहाँ पे ये अटैक हुआ है जाफर एक्सप्रेस के ऊपर, यहाँ पे हम पिकनिक मनाने जाया करते थे, ठीक है ना, ये वो जगह। ठीक है ना, आप आज फर्क देख ले कि वहाँ पे आज हमारा जो है ना वहां से गुजरना हमारे लिए महाल हो गया है। सही, ठीक हो, आपका पॉइंट आ गया सर। अपना सर उमर भाई, मुझे सर एक छोटा चोई साहब मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी जो है वो जैसे करके हाथ जोड़ के उन्होंने अपनी वहां पे हुकूमत बना ली, लेकिन हुकूमत तो उन्होंने बना दी है, उनकी रिट मुझे क्यों नहीं नजर आ रही है? सॉरी, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैं एक बतौर पाकिस्तानी, हमें आपकी रिट वहां पे मौजूद क्यों नहीं नजर आ रही सर? सर हाथ जोड़ के तो हुकूमत नहीं हमने बनाई। नहीं, मैं तो जरदारी साहब का डायलॉग की बात कर रहा हूँ ना। जरदारी साहब तो कह रहे हैं ना हाथ जोड़ के हमने हुकूमत नहीं बनाई सर, और इंशाल्लाह आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता वर्किंग होगी उसके ऊपर। भुट्टी साहब पूरी वर्किंग कर रहे हैं, सरफराज भुट्टी साहब जो सीएम है, तो इंशाल्लाह वो ये जो मामलात बने हैं उधर, ये जो बात कर रहे थे हम पहले जाफर एक्सप्रेस की, तो वो सारे मामलात आहिस्ता आहिस्ता ही सारी पार्टीज को मिला के इंशाल्लाह, जैसे उन्होंने कहा है, नईम करीम साहब ने भी कहा है, सारे मिलके चलेंगे तो इसको एक प्रॉपर चेंज चलेगी इंशाल्लाह। अच्छा हंजला भाई, आप मुझे कह रहे थे कि आपको क्वेश्चन करना चाह रहे थे अपना उमर साहब से। जी नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं, मेरी बस ये अर्ज थी कि मुझे एक चीज़ देख के थोड़ी सी तकलीफ हुई कि जब ये सान्हा हुआ बोलान वाला, दर्रा बोलान वाला, जाफर एक्सप्रेस वाला, तो उसके बड़ा टाइम गुजरने के बाद हमारे बलूचिस्तान की हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, जरदारी साहब के अकाउंट पर कोई चीज़ नहीं थी, हाँ। उनकी तरफ से मजम्मत नहीं थी, ऑफिशियली बिल्कुल बिलावल जरदारी साहब की तरफ से ऑफिशियल मजम्मत नहीं थी, पीपल्स पार्टी के तमाम अहदेदारान की तरफ से कोई उस पर मजम्मत नहीं थी सर। और इसी तरह मैं सर, मेरे पास सबूत मौजूद है इस चीज़ के, बड़ी लेट जाकर उस पर कहीं मजम्मती बयान जारी होना शुरू हुए। लेकिन और जबकि हुकूमत भी बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की है, तो ऐसी सूरत हाल में कि जब दहशतगर्द तो मौजूद हैं और दहशतगर्दों के खिलाफ फौज का काम है, वो अपना काम कर रही है, फौज उनको टैकल भी कर रही है, उनसे लड़ भी रही है, लेकिन जो सिविलियन फ्रंट है जिसमें वहां के सियासतदानों के साथ बात करना है, वहां पर राय आमा को बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करना है, ये तो जाहिर बात है बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत का काम है। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत, वो अख्तर मेंगल साहब के साथ आपकी क्या बात हुई है, वो उन्हें क्यों ऑन बोर्ड नहीं ले रही कि वो बलोच अवाम को समझाएं और बलूचिस्तान में बढ़ती हुई टेंशन को कम करने के लिए, कोई एतमाद को बढ़ाने के लिए इकदाम करें? इस मामले में कहीं पर भी पीपल्स पार्टी का कोई स्टांस, कोई किरदार क्यों नजर नहीं आ रहा? सर हर चीज़ नज़र आएगी, हर चीज़ नज़र आ रही है, आपको बताया है पहले भी मैंने, हर चीज़ उसको टैकल कर रहे हैं, हम लेके चल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ही होता है, फ़ौरन तो नहीं ना होता। हर मामला उन्होंने किया है। आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने ट्वीट नहीं किया,
बिलावल साहब ने भी और जरदारी साहब ने भी, मैं आपको दिखा देता हूँ, हर सर चीज कब प्रूव किया है। कब किया ये सर जरा आप चेक टाइम देख ले करें, टाइम सर देख मेरे ले, भाई टाइम आप देख चेक करें, हर चीज किया। राजा साहब, राजा परवेज साहब ने अलहदा किया है, जरदारी साहब ने अलहदा किया है, बिलावल साहब ने अलहदा किया है। अब ये तो सियासी प्रोपोगंडे करते हैं ना सारे मेरे भाई। सर ये चले चले सर, वो ठीक हो गया सर। देखें वो आपका एक क्वेश्चन था, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन था, उन्होंने उसका जो जवाब दिया ठीक है वो दिया। राणा साहब ये अभी जिस अख्तर मेगल साहब की बार बार बात हो रही है कि जी वो बेसिकली ही इज द राइट फोरम जिनसे गुफ्तगू की जाए, क्योंकि प्रोग्राम का मेरे पास वक्त कम है तो जाते जाते में। लेकिन सर दूसरी जानब अगर हम देखा जाए तो अख्तर मेगल साहब के पास संगे मरमर की कानों के भी ठेके हैं, क्रोमाइट के भी ठेके हैं, उसके बाद कोयले की कानों के भी ठेके हैं। वो तो सर अच्छा खासा वो कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे कि जब ये 1950s की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ की तमाम तर जो हिफाजत थी, पुलिसिंग थी और बॉर्डर की हिफाजत थी, वो तो सरदारों के जिम्मे थी, जिसके जिम्मे जो कि उन्हें लेविस का नाम दिया गया था और उसके एवज वो बाकायदा तौर पर पैसे भी लेते थे उनको। वो अभी तक उन सरदारों को पैसे मिलते हैं। तो वो सर ये जरा थोड़ा सा इस पर जरा रोशनी डालने के एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। मेरे पास थोड़ा वक्त कम है लेकिन मेरा ख्याल है कि आप देखिए, इसको थोड़ा मैं डिफाइन कर छोटी सी दें। नाम लिए बगैर मैं आपको एक छोटी सी खबर दे देता हूँ कि चंद दिन पहले इसी चीज़ को लेके, सिक्योरिटी को लेके वहाँ पे मामला जो है ना वो जब हुए कि ये सिक्योरिटी जो क्यों इस तरह का मामला है, तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट में बैठे एक बंदे ने बाकायदा तौर पर ये कहा कि जी हम मजबूर हैं। मजबूर इस वजह से हैं कि ये जिन सरदार की आपने जिक्र किया वो लेवीज के डॉक्यूमेंटेशन में तो लाखों हजारों क्या बल्कि लाखों की तादाद में जो सिक्योरिटी के ऑफिसर्स हैं वो मौजूद हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं यानी है। कि जैसे हुकूमत घोस्ट मुलाजमीन, घोस्ट ठीक है। मुलाजमीन जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं और उन घोस्ट मुलाजमीन की वजह से वो डॉक्यूमेंट उठाते हैं तो पता चलता है जी 10 लोग फलान जगह पे ड्यूटी पे हैं, 20 लोग वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन हादसा हो जाते सही, हैं क्योंकि बिल्कुल लोग ठीक वहाँ पे है। मौजूद नईम नहीं करीम साहब मेरे पास आखिरी 1 मिनट सर, काइंडली सर जाते जाते सर एक लास्ट सर मुझे अपना आपकी तरफ से सर वर्डिक्ट चाहिए सर।